वंदे मातरम। शुरू करते हैं आज का जीएस क्विज मंथन। एक दिन तो गैप रह गया, लेकिन आज फिर से एक अच्छे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। अब जो थोड़ा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है, अगर समझने में बहुत इजी ढंग से अगर आप समझ जा रहे हैं तो जरूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना लोग देखेंगे उतना हमको मोटिवेट, हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप तो देख रहे होंगे कि वीडियो कम जा रहा है, अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल कि भारतीय संविधान में सरकार के राजस्व के रूप में संचित निधि वर्णित है। थोड़ा आज क्वेश्चन भारी नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत आराम से होगा। समझिए, संचित निधि का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद। अनुच्छेद जरूर याद कीजिए। जो सभी टोटल 400 साढ़े 400 अनुच्छेद है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप देखेंगे। अनुच्छेद 266 जो है संचित निधि का वर्णन है, अनुच्छेद 266। और 267 जो है आकस्मिक निधि का वर्णन है। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन को भी देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं संचित निधि। ये संचित निधि क्या है? संचित निधि क्या है कि भारत सरकार का जो भी आय का स्रोत है, जो राजस्व आते हैं सरकार उसी में भरते हैं और इसी से निकालते हैं। प्रश्न भी आता है कि प्रधानमंत्री हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबों को जो वेतन भत्ता मिलता है किससे दिए जाते हैं? यही संचित निधि से। ये संचित निधि, एक प्रश्न आता है कि संचित निधि से पैसे कैसे बाहर निकलते हैं? विनियोग विधेयक से। विनियोग विधेयक, ये विनियोग विधेयक लगा के संचित निधि से सरकार पैसे निकालते हैं। तो ये 114 अनुच्छेद 114 में वर्णन है, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा इसी के अनुपात में याद रखना है, ये संचित निधि है, ये आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि, ये संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि तो आपको पता चल गया कि इससे संसद जो है पैसे निकालते हैं, लेकिन आकस्मिक निधि से मान लीजिए कि इस विनियोग विधेयक का मतलब क्या हुआ? संसद में, राज्यसभा, लोकसभा में पास होगा तब पैसे निकलेंगे। लेकिन मान लीजिए बाढ़ लग गया, आग लग गया, आर्थिक कुछ बहुत जरूरी हो गया, तो क्या करेगा? वेट करेगा एक महीना तो नहीं। तो इसलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार है 267 में कि ये करंट पैसा निकाल, बाढ़ आ गया उसको तुरंत देना है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? आकस्मिक निधि से पैसा राष्ट्रपति, इसमें पावर रहता है, सिर्फ राष्ट्रपति साइन किया और पैसे निकाल लिए। तो ये 200 आकस्मिक निधि में कौन निकालेगा? राष्ट्रपति। और संचित निधि में निकालेगा संसद। ये याद रखना, इसका पावर होता है। ये दोनों प्रश्न आते हैं। अब चलिए थोड़ा ऑप्शन में जाते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अब देखिए विधेयक तो धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, बहुत सा विधेयक है। लेकिन आपको समझ लेना है बहुत अच्छे ढंग से कि धन विधेयक और वित्त विधेयक ये पैसे के निकालने और जमा करने का एक नियम है। तो ये और साधारण विधेयक जो है ये जनरल विधेयक है। किसी जाति का, किसी चीज का अगर विधेयक आता है तो वो साधारण विधेयक में जाते हैं। पैसे का ये दोनों, वित्त विधेयक और धन विधेयक। तो आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, ओनली फॉर लोकसभा। याद रखना है, ये हम लिख देते हैं धन और वित्त, ये दोनों विधेयक कहाँ होंगे? लोकसभा में सिर्फ। और ये साधारण विधेयक जो है ये किसी में हो सकते हैं, किसी में पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, किसी में। लेकिन याद रखना है धन विधेयक और वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में। और एक चीज, ये धन विधेयक और वित्त विधेयक जो है राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति, यानी राष्ट्रपति से पहले परमिशन ले लेता है, उसके बाद ये दोनों विधेयक लागू किए जाते हैं। तो ये धन विधेयक, वित्त विधेयक में फिर जो है परमिशन, चूंकि ये दोनों खारिज नहीं हो सकता है। मान लीजिए लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो ये खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति से पहले ही परमिशन ले लिया गया है। 14 दिन वेट करते हैं, अगर 14 दिन में राज्यसभा नहीं बताते हैं कुछ तो अपने आप पास हो जाएगा। लेकिन साधारण विधेयक में ऐसा नहीं है, इसमें राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति नहीं लेता है। और ये किसी भी लोकसभा में नहीं, कि राज्यसभा, लोकसभा, कहीं भी ये जो है विधेयक लाया जा सकता है और इसमें पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। इसलिए ये विधेयक जो है कभी कभी राष्ट्रपति रोक भी ले सकते। ज्ञानी जेल सिंह एक बार डाक विधेयक जो है रोक लिया था, ये भी प्रश्न आता है।
तो इस तरह साधारण विधेयक को रोकने का अधिकार है, इस दोनों विधेयक को नहीं है। और ये धन विधेयक, वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम अनुच्छेद की जहां तक बात होगी तो आप कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ रिलेटेड करके याद कीजिए, तभी याद होगा, ऐसे तो जल्दी याद नहीं होता। जैसे 267, 266, 267 याद रह गया। उसी तरह अनुच्छेद 127 क्या है बताइए? अनुच्छेद 127 में राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है, इसी को उल्टा दीजिए 213, ये क्या करता है? राज्य में राज्यपाल अध्यादेश लाता है। इसी तरह 124 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है, इसी तरह इसको उल्टा दीजिए 214 उच्च न्यायालय का वर्णन है। इस तरह कुछ रिलेटेड अपने दिमाग में बनाइए और इजी ढंग से इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत गैर परंपरागत नहीं है? अब देखिए इजी है क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको 2 मिनट खा जाएगा दिमाग में। गैर परंपरागत नहीं भी लिखा हुआ है, इस चीज को देखना है। तो ऊर्जा जो है 2 तरह का होता है, एक परंपरागत, गैर परंपरागत, परंपरागत और गैर, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिए। तो परंपरागत ऊर्जा कौन है और गैर परंपरागत, इसको समझना बहुत अच्छी ढंग से समझना है। अब देखिए ये परंपरागत यानी क्या लग रहा है? परंपरा से चली आ रही है, और गैर परंपरागत मतलब वह परंपरा से नहीं चल रही है। ये क्या है? गैर परंपरागत नहीं है, यानी गैर परंपरागत नहीं है तो क्या होगा? परंपरागत है, जो परंपरा से चली आ रही है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसमें लग रहा है नाभिकीय ऊर्जा, लेकिन दिमाग में लग रहा होगा कि नाभिकीय तो अभी नाभिक वाला शुरू हुआ है, लेकिन इसमें लगते क्या है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा में क्या लगता है? रेडियो सक्रियता, एक पहले भी डिस्कशन में बताएं। तो इसमें कहने का मतलब है कि स्रोत पूछ रहा है कि स्रोत क्या है। तो इसमें जो है नाभिकीय ऊर्जा में क्या यूज होते हैं? नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सब यूज किए जाते हैं। तो ये गैर परंपरागत नहीं है, यानी परंपरा से ये चल। यूरेनियम तो सब दिन से है, जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, ये सब क्या हुआ? ये गैर परंपरागत नहीं है, परंपरा से ये सब चल रहा है। तो इस कभी कभी आपको ये परंपरागत जो है और गैर परंपरागत, ये दोनों में एक प्रश्न, जब परंपरागत यानी पहले से चली आ रही है तो इसको बोलेंगे अनवनीकरणीय। नवीनीकरणीय मतलब नवीन नहीं है, और गैर परंपरागत हो जाएगा नवीनीकरणीय, यानी नवीन है। नवीन मतलब अभी चल रहा है। तो अभी क्या हुआ? ये पहला ऑप्शन ऊपर का देखिए, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये तो करंट है, सूर्य से ऊर्जा निकालना, पवन से ऊर्जा निकालना, ये तो अभी का है। तो इसमें देखेंगे नवीन वाला चीज, आप इसको समझ रहे हैं या नहीं? तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि परंपरा से जो चलते आ रहा है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, यूरेनियम हुआ, ये परंपरा से जो चलते आ रहा होगा उसको बोलेंगे परंपरागत ऊर्जा, और उसको बोलेंगे अनवनीकरणीय। अनवनीकरणीय काहे बोलेंगे? नवीन नहीं है, परंपरा वाला चीज है। अब इसको गैर परंपरागत यानी नवीन, नवीनीकरणीय समझ जाइए इजी ढंग से। जो पुराना माल यूज होके ऊर्जा निकले, कोयला, पेट्रोलियम, ये जो खनिज तेल, ये सब तो बनता है पुराना, तो उसको बोलते हुआ परंपरागत। इसको समझना, जो सब यूज करते हैं उसको पुराना बोलेंगे, इसको नया। तो इस तरह आप दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा दिमाग से पढ़ के इसको आंसर मारना है, अच्छा से हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसका पूर्ण तरह से आपको अध्ययन चाहिए तो पीछे आपको मिल जाएगा वीडियो बनाया हुआ, इसका हम डाले हुए हैं बायोलॉजी चैप्टर में। वैसे हम इसको समझा देते हैं बहुत इजी ढंग से कि ये परकंद, ये देखिए जो आंसर इसका तना होगा, तो तना कंद बोलते हैं उसको। तो ये जो तना के बारे में हम पूरा बताए हुए हैं, इसमें कई तना के कई प्रकार होते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे आप लिख लीजिए, या हम बोलते हैं परकंद। परकंद जो है हल्दी, अदरक, इसका उदाहरण है परकंद का। उसके बाद आप देखिए स्तंभ कंद, स्तंभ कंद ये हुआ आलू। स्तंभ अ से शुरू होता है ना, स्तंभ आलू। उसके बाद लिख दें क्या? ऐसे आप बोल रहे हैं, लिख लीजिए आप। परकंद जो हुआ हल्दी, अदरक, स्तंभ कंद हुआ आलू, सल्क कंद, सल्क कंद लहसुन, प्याज, लहसुन, प्याज।
ये याद रखना है, ये सब ये बार बार कंपटीशन में आएंगे, आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको देखना है। अगर इसमें घनकंद भी आता है, एक घनकंद ओल अरबी, ओल अरबी, तो ये कंद हुआ। कंद में आप ये परकंद में हल्दी, अदरक, स्तंभकंद, आलू, ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। चलिए इसका अगर ऑप्शन डील करें तो पहला जड़, जड़ में भी बताया हुआ है कि जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और एक रूपांतरित जड़। मूसला जड़ में क्या, खाने वाला जो मूसला, ये मूली, गाजर, सलजम, ये सब जो जड़ है मूसला जड़। और रूपांतरित जो जड़ है वो किसी अन्य भाग में, जैसे बरगद में कैसे लटकता हुआ, उसको प्रॉप रूट कहते हैं। प्रॉप रूट परीक्षा में आएगा कई बार, वो लटकता हुआ जड़ बरगद में देखे हैं ना, प्रॉप रूट, ये भी प्रश्न आता है। और जैसे कि मान लीजिए कद्दू में, करेला में या तो पान में कैसे जड़ निकलता है लटकने के लिए, तो वो सब रूपांतरित है। और ये मूसला जड़ में 3 जड़ आते हैं बार बार कंपटीशन में। एक आता है तुर्कु रूप, तुर्क रूप। तुर्क रूप कैसा रहता है, ऊपर में ऐसे करके ऐसे, यानी क्या हुआ, ये फिगर देखिए, मूली रंग है ना, मूली। एक होता है शंकु रूप, शंकु रूप, शंकु क्या होता है, ऐसन, देखिए ऐसन क्या होता है, मूल गाजर, ऐसन गाजर होता है शंकु रूप। एक होता है कुंभी रूप, कुंभी रूप, कुंभी रूप कैसा होता है, इस तरह, कुंभी रूप। ये हुआ सलजम, सलजम, ये भी याद रखिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्क जड़ का ये प्रकार कई बार कंपटीशन में आता है। चलिए और दूसरा क्या है, फल। फल भी हम बताए हुए, फल जो है ओभरी से फल, ओव्यूल से बीज। ओभरी मतलब होता है अंडाशय, ओभरी मतलब अंडाशय, अंडाशय से क्या बनते हैं, फल। और ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल जो होता है बीजांड, इससे बीज बनता है। ये प्रश्न बार बार आपको आएंगे। फल में कई तरह से क्वेश्चन आते हैं कि नट फल, बेरी फल या बलुस्टा प्रकार के फल के कई प्रकार है, उसका एग्जांपल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि फल का खाने वाला भाग, जैसे औसत्य फल कौन है, सेब और नाशपाती, इसका पुष्पासन खाते हैं। अनार के अंदर जो होता है बलुस्टा, उसको खाते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये जूसी हेयर, जूसी हेयर किसका खाते हैं, नींबू संतरा में देखते हैं इतना निकल रहता है चारों साइड से, उसमें हेयर टाइप का निकला हुआ रहता है, जूसी हेयर। तो लीची, लीची का एरिल खाते हैं। तो ये खाने वाला कंपटीशन में बार बार आता है फल का, उसको भी आप देख लीजिए। और ऑप्शन में क्या है, फूल। फूल भी प्रश्न बार बार आता है। फूल जो है वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन में पत्ती और फूल का, वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी निकलना। तो फूल जो है किससे बनता है, पर्रोह से। ये फूल किसका रूपांतरण है, पर्रोह। पर्रोह मतलब सूट, सूट का रूपांतरण से पुष्प बनता है। पुष्प में मेन रूप से 4 पार्ट होते हैं, उसको आपको हम बता दें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लीजिए, बहुत ही फायदा होगा। देखिए फूल में क्या है कि आप फूल देखिए ऐसा होता है, ये फूल है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये जो आप देखते होंगे ग्रीन रंग, मतलब फूल के नीचे में झूलता होगा सबसे, वो कैलिक्स होता है, यानी बाह्य दलपुंज। कैलिक्स, बाह्य दलपुंज हरे रंग का होता है। ये जो है पर्णहरित होता है, इसके खाने पीने का व्यवस्था करता है। उसके बाद ये देखिए ऐसे ऐसे निकला रहता है सूंग, ये रंगीन होता है, इसको बोलते हैं दलपुंज यानी कोरोल्ला। इसको क्या बोलते हैं, कोरोल्ला यानी दलपुंज। ये जो है कीट पतंग यही रंगीन देख के दौड़ता है। अब देखिए इसके ऊपर में एक ऐसे रहता है, अब थोड़ा फूल का ये देखिए, ये बीच वाला जो भाग है यही लेडीज भाग है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग जायांग। ये वाला जायांग जो होता है लेडीज भाग है, जाइनोसियम। और ये जो आपको बताए ये दलपुंज का ये पूरे भाग जो होता है ये होता है पुमंग यानी एंड्रोसियम, यानी 4 भाग। इसमें आपको कंपटीशन में क्या आएंगे कि जायांग जो है फूल का कौन सा भाग है, पुमंग और जायांग। पू देखिए लिखा हुआ है, पू मीन्स पुरुष भाग है,
इसको याद रखना है। पुपु पुरुष, जयंग जो है मादा भाग है, जयंग मादा, समझ रहे हैं ना इसको। तो ये आप इस तरह इसका सब का वीडियो बना चुकी, बायोलॉजी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उसमें कुछ, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, ये भी प्रश्न बार बार आते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन में ये 4 नंबर, कोशिकत्व के कारण, कोशिकत्व के कारण जो है लालटेन की बत्ती में ऊपर पानी चढ़ता है। ये आपको समझना, इसमें कंफ्यूजन होता है। एक पृष्ठ तनाव ऑप्शन में होगा, पृष्ठ तनाव, इसमें पृष्ठ तनाव और कोशिकत्व दो ही ऑप्शन मारने का लोग सोचता है। तो पहले जानना है कि पृष्ठ तनाव क्या और कोशिकत्व क्या है। कोशिकत्व कहते हैं, जो आंसर आपका मारे हैं कि जल जो है एक जगह से ऊपर, नीचे से ऊपर चढ़ना, इसी को कोशिकत्व कहते हैं। अब कोशिकत्व में क्या है कि जैसे पहला तो सवाल आप ये आंसर मारेंगे, लालटेन के बत्ती में जो है तेल ऊपर चढ़ता है। मान लीजिए खेत में क्या होता है, ढेला, मिट्टी का जो ढेला होता है उसमें पटाते हैं तो देखिएगा नीचे पानी रहेगा, ऊपर तक पानी आ जाता है। तो वो जो है पानी का रिसाव ऊपर तक होता है, यानी ढेला का पानी में मिल जाना, ये भी कोशिकत्व का उदाहरण है। ऐसा फिर और एक प्रश्न और आता है कि ब्लॉटिंग पेपर, जो स्याही, ब्लॉटिंग पेपर में स्याही सोखता है ना, तो वो भी जो है यही कोशिकत्व का उदाहरण है। पेड़ पौधे में पानी ऊपर चढ़ना, ये भी कोशिकत्व का उदाहरण है। और पृष्ठ तनाव से जो कंफ्यूज हो जाते हैं, पृष्ठ तनाव का क्या है, दर्भों का वह गुण जो सिकुड़कर मुक्त पृष्ठ का जो अवस्था है सिकुड़ना चाहता है। जैसे वर्षा का बूंद क्या होता है, गिरता है गोल गोल। पूछता है क्वेश्चन कि वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। यानी पानी का यह गुण है कि वो चाहता है हम सिकुड़ के रहें, तो गोल हो जाता है। तो वर्षा का बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। यानी पारा भी देखिएगा, पारा अगर कभी किसी से थर्मोमीटर अगर टूट जाए, उससे पारा देखिएगा गोल गोल हो जाएगा। तो ये भी जो है पृष्ठ तनाव के कारण, इसका कारण। और ऐसे कई उदाहरण, जैसे समुद्र में कहेगा कि समुद्र में खूब ज्वार उठ गया, तो उसमें करासन तेल मारने से ज्वार बंद, इसलिए हो जाता है कि चूंकि तेल देने के बाद उसका घट जाता है। अब देखिए एक और प्रश्न आता है कि नाली वगैरह में मच्छर नहीं बैठे, करासन तेल देता है, क्योंकि उसकी पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो ये सब चीज जो है आप प्रश्न आते हैं, उसको आप देखिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से आप खास करके जो स्वतंत्रता का आंदोलन का जो भी प्रश्न आते हैं, कई प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन आप समझ रहे हैं ना, ये 1903 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अगर आपको डेट सही पूछता है तब थोड़ा आप सोचेंगे, नहीं तो 1930, 1931, 1932 पहला गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन में क्या पूछ रहा है कि आयोजन कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। कब हुआ था, 12 नवंबर में। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में एक नहीं, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। पहला 12 नवंबर और दूसरा जो हुआ था 7 सितंबर और 17 नवंबर को तीसरा। ये याद रखना है, 12 लास्ट 17 और बीच में 7। तो ये आप याद रखिए डेट। उसके बाद ये गोलमेज सम्मेलन में देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था, यानी कि महात्मा गांधी भाग, इसमें कांग्रेस का उस समय मेन महात्मा गांधी थे। कांग्रेस इस पहला गोलमेज, प्रश्न आता है आपको, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे या नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे, उस समय 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें सबको पकड़ के जेल में दे दिया था अंग्रेज, तो इसलिए वो भाग नहीं लिए थे और प्रथम गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं रहा था, क्योंकि कांग्रेस का लोग उसमें भाग नहीं लिए थे। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। तो हुआ क्या कि 1931 में गोलमेज सम्मेलन से पहले जो है गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ कि आप जो है आइए, आप अगर द्वितीय बंद कर दीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो चलिए आप सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको आता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, समझौता, तो 1931 में, ये भी याद रखना है। फिर क्या हुआ कि द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन में सब गया, जो है राजा महाराजा भी गए, मुस्लिम लीग गए, ये कांग्रेस से आदमी गए और दलित वर्ग से अंबेडकर भी गए। जब वहां सम्मेलन शुरू हुआ तो अपने में लड़ गया, सब बोले, जैसे गांधी जी बोला हम पूरे भारत में एक ही दल है कांग्रेस दल, और उसका हम जो है कांग्रेस को देख रहे हैं, और जो है मेरा अधिकार होना चाहिए, मुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए।
फिर जाके राजा महाराजा बोला नहीं, कांग्रेस लोग तो बाहर रहते हैं, मेरे एरिया में ये लोग नहीं आते हैं। दलित लोग ये अंबेडकर विचार रखे नहीं, जो है कांग्रेस दलितों के लिए कुछ नहीं, हित में नहीं सोचते हैं, इसलिए मेरा बात सुना जाए। और सब अपना अपना बात अपने में झगड़ गए, ये भी सफल नहीं हुआ, लौट के आ गए। तो इसके बाद जो है 1932 आ जाता है। 1932 में फिर गांधी जी और अंबेडकर में विचार हुआ, जो कि आप यरवदा जेल पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट सुने, गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ पूना पैक्ट में। फिर ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें फिर कांग्रेस जो है नहीं गए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी सफल नहीं हुआ। इस तरह ये तीनों गोलमेज सम्मेलन को आप याद रखिए, और इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको भी याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अच्छा लगता है इसको दूसरे को शेयर जरूर कीजिए।